तो चलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ाई लिखाई शुरू करते हैं बेटा, है ना। तो रे ऑप्टिक्स में हम लोग बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट करा था हम लोगों ने ना। यस, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम लोगों ने बेटा नॉर्मल शिफ्ट पढ़ा था किसी ग्लास स्लैब से, पढ़ा था ना बेटा। तो उसके आगे जैसे इसमें हम लोग उसके आगे ही पढ़ रहे हैं, मतलब क्या पढ़ रहे थे, रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस, जिसमें एपरेंट डेप्थ सिखाया था, एपरेंट हाइट सिखाया था, और कोई स्लैब है तो नॉर्मल शिफ्ट सिखाया था ना। तो 4th नंबर पॉइंट था, तो 5th नंबर पॉइंट देखें, ठीक है। टेंशन मत लेना, 4 5 में अटकना मत। 5 अगर 5 तक था तो 6 से स्टार्ट करना। अब यहाँ पर बेटा सबसे पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि आपने ये पढ़ा कि अगर कोई ग्लास स्लैब है बेटा, इसकी थिकनेस T है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, यहाँ ऑब्जेक्ट है ना। इससे पहले वाले क्लास में पढ़ा था ना हम लोगों ने। अच्छा, तो इमेज जो है बेटा वो देखिए स्लैब से ऐसे करके, ये तो अनडेविएटेड रे हो गया, ये ऐसे। अगर कुछ नहीं बोलता है तो देखने वाले का आई कहाँ पर होगा बेटा, अनडेविएटेड रे के पास या अनडेविएटेड रे के अलोंग, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर बेटा इमेज जो है वो यहाँ बनता है। एच एपरेंट का फॉर्मूला कल मैंने आपको समझाया था, है ना। फॉर्मूला क्या था, एच एपरेंट का फॉर्मूला क्या था, μ2/μ1 इंटू एच रियल। तो लाइट रिफ्रैक्शन के बाद बाहर जा रहा है तो 1 इंटू रियल टी अपॉन म्यू, क्योंकि रियल डेप्थ तो टी के बराबर होगा ना इस सरफेस से, टी डेप्थ नीचे है, ठीक है। तो एच एपरेंट T/μ मैंने कल कराया था। इसके आगे बेटा नॉर्मल शिफ्ट भी मैंने समझाया था। नॉर्मल शिफ्ट क्या था, तो हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट एक्चुअली यहाँ पर है लेकिन इमेज यहाँ दिख रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट ऊपर से देखने पर यहाँ दिख रहा है। तो जितना ये शिफ्ट हो गया, दिस शिफ्ट इज कॉल्ड नॉर्मल शिफ्ट। और ये आया था T ब्रैकेट में 1 - 1/μ। तो कल आपने ये पढ़ा था, ये शायद कुछ याद आ रहा होगा बच्चों को, है ना। तो कल मैंने यहाँ तक आपको समझा दिया था बेटा, ठीक है ना। तो चलिए इसके आगे हम बढ़ते हैं बेटा। अब यहाँ पर बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा। अब जैसे कभी मान लो बेटा ऐसे क्वेश्चन हो कि मान लीजिए ये स्लैब है बेटा, और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और आप इधर से देख रहे हैं, तो जानते हो बेटा, बिल्कुल ध्यान से देखना, आप इधर से देख रहे हैं। तो आप जब यहाँ से देखते हैं तो अगर ये ग्लास स्लैब नहीं था, मेरी बातों को ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, अगर ये ग्लास स्लैब नहीं था तो ये आदमी ऑब्जेक्ट को इतनी दूर पे देखता था, उसको कोई डिस्टेंस ऑब्जर्व हो रहा है, ठीक है भाई। लेकिन जैसे ही आप ये स्लैब लगाते हैं बेटा, बीच में टी थिकनेस का स्लैब और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, तो होता क्या है बेटा कि इस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट, देखिए लाइट ऐसे निकलेगी, ठीक है। एक तो परपेंडिकुलरली गिरी तो बिना डेविएट हुए सीधा निकल गई, ठीक है। उसके बाद एक लाइट ऐसे गिरेगी, तो देखो ये लाइट यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन में रेयर टू डेंसर जा रहा तो टुवार्ड्स द नॉर्मल, तो ये टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा, और फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल पीछे की ओर बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर बेटा बहुत ध्यान से सुनना, कहीं यहाँ पर ये इमेज बनेगा ना, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर बेटा ये आदमी अब ऑब्जेक्ट को अपनी जगह पर नहीं देख पाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट उसको अपने से उतने डिस्टेंस पर नहीं दिखाई देगा, बल्कि आदमी को लगेगा कि ऑब्जेक्ट पास आ गया, उसको ये दिखाई देगा, है ना, क्योंकि बीच की सारी रेज इसकी आंखों में जाएगी तो पीछे बढ़ाने पे यहाँ कट रहा है। तो यहाँ पर बेटा ये जो इमेज होगा, ऑब्जेक्ट का इमेज, वो स्लैब की तरफ शिफ्ट होगा, या लाइट जिधर जा रहा उधर की तरफ शिफ्ट होगा, है ना बेटा। तो यहाँ पर बेटा अगर कभी भी हमसे ये बोले कि यहाँ पर शिफ्ट हुआ, हाँ भाई शिफ्ट हुआ, अच्छा शिफ्ट किधर हुआ, तो हम बोलेंगे देखो ऐसे याद रखना कि लाइट निकल करके इधर से इधर जा रही है, ऑब्जेक्ट से लाइट निकल के इधर से इधर जा रही है, तो आप बोलना शिफ्ट जो होगा वो लाइट की डायरेक्शन में होगा, लाइट जिधर जा रही है उसी डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि सर इस ऑब्जेक्ट का इमेज स्लैब की तरफ शिफ्ट होगा, या आप ऐसे भी बोल सकते हो इस ऑब्जेक्ट का इमेज देखने वाला जिधर है उधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ऐसे भी बोल सकते हैं बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेटा ये जो है नॉर्मल शिफ्ट है, और ये जो नॉर्मल शिफ्ट होगा वो T ब्रैकेट में 1 - 1/μ होगा। यानी बिल्कुल आराम से आप बोलेंगे सर 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ तो नॉर्मल शिफ्ट ये कैसे आ जाएगा, सर आ जाएगा, डोंट वरी, है ना। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर आपने तो ये जो है स्लैब लिया था, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा था, लाइट ऐसे निकल रहा है, यहाँ तो रिफ्रैक्शन एक ही बार हुआ सर, ठीक है, यहाँ तो रिफ्रैक्शन एक ही बार हुआ, ठीक है। ये शिफ्ट ऊपर की तरफ नॉर्मल शिफ्ट, आपने बोला नॉर्मल शिफ्ट T ब्रैकेट में
1 माइनस 1/μ, है ना बेटा। अब आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे हो सकता है, अब तो ये जैसे स्लैब है और ऑब्जेक्ट यहाँ पर है सर और ऊपर से देख रहे हैं, तो अब हम बोलेंगे बिल्कुल सही बात है, ऐसे लाइट ऐसे आया अनडेविएटेड रे, बिल्कुल ठीक बात है। ये लाइट ऐसे रिफ्रैक्शन के बाद टुवार्ड्स द नॉर्मल, फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इमेज यहाँ कहीं बना, तो आप बोलेंगे सर यहाँ तो 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो 2 बार शिफ्ट होगा। बेटा उसे पूरा सॉल्व वॉल्व करोगे ना तो पहुँचोगे यहीं। फाइनली जो फाइनल इमेज यानी पूरे दोनों स्लैब मतलब दोनों सरफेस से पास होने के बाद, यानी ये जो पूरा स्लैब से लाइट पास होने के बाद जो फाइनल इमेज बना रहा है यहाँ, उसमें जो नॉर्मल शिफ्ट होगा बेटा वो सेम वही रहेगा। वी कैन प्रूव इट, बट उधर अपन को जाना नहीं है, क्योंकि सॉल्व करके अल्टीमेटली तो तुम यहीं पहुँचोगे ना। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि किसी ग्लास स्लैब से अगर लाइट पास होती है तो उसमें नॉर्मल शिफ्ट हो जाता है। अब जैसे देखिए ये ऑब्जेक्ट रियल ऑब्जेक्ट है, लाइट डाइवर्ज होते हुए चल रही है, निकल रही है, स्लैब से पास हुई और फिर यहाँ पर इमेज बना, तो यहाँ पर बोलेंगे स्लैब की वजह से, ग्लास स्लैब की वजह से जो शिफ्ट होता है बेटा वो नॉर्मल शिफ्ट टी ब्रैकेट में 1 माइनस 1/μ होता है। दिस इज़ द नॉर्मल शिफ्ट। यानी आप इधर से देखेंगे ना तो आपको ये पास नज़र आएगा। आप कभी जैसे कपड़ों के शोरूम में जाते हैं तो बाहर रहते हैं तो आप देखते हैं मोटी कांच की दीवार होती है, उधर कपड़ा रहता है और इधर आप देखते हैं बाहर से, तो आपको वो करीब और बड़ा दिखता है, कारण वो स्लैब की वजह से, वो ग्लास स्लैब जो बीच में रखा है ना उसकी वजह से आपको वो चीज़ पास नज़र आती है, बड़ी नज़र आती है, सुंदर नज़र आती है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर बेटा हम लोग को ये याद रखना है कि अगर कभी भी ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, लाइट ऐसे निकल के स्लैब से पास कर रही है, तो इमेज किधर बनेगा, तो बोलेंगे ऑब्जेक्ट का इमेज लाइट की डायरेक्शन में शिफ्ट होगा या स्लैब की तरफ शिफ्ट होगा या जो ऑब्जर्वर है उसकी तरफ शिफ्ट होगा। ऑब्जर्वर को थोड़ा करीब और दिखाई देगा, थोड़ा पास और दिखाई देगा। क्लियर हो गया। तो ये सबको याद रखना है, सिंपल कहानी है बेटा। अब ध्यान से सुनिए, बहुत आराम से सुनिएगा बेटा, ध्यान से सुनिए। यहाँ पर बेटा कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे बेटा, इसको सुनिए, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएंगे, ज़रूरत पड़ जाएगी, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर मान लीजिए टी थिकनेस का ये स्लैब है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, अगर मान लीजिए बेटा कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, कैसी लाइट, कन्वर्जिंग यानी कन्वर्ज होती हुई, अंदर आती हुई, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, ये देखिए ऐसे कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। आप वो बताओ यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होगा वो कैसा होगा, रियल या वर्चुअल। तो इतने दिन से पढ़ा रहा हूँ ऑप्टिक्स, अब तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि सर यहाँ पर वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, कन्वर्जिंग बीम होता है बेटा तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है, बताया ना, बिल्कुल। अब यहाँ पर बेटा इमेज कहाँ बनेगा, तो लाइट रेयर से डेंसर में जा रही है तो टुवार्ड्स द नॉर्मल, फिर डेंसर टू रेयर जा रहा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, फिर ये टुवार्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, घबराना नहीं, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और यहाँ कट रहा बेटा तो हम बोलेंगे सर इमेज जो होगा इसमें वो स्लैब से दूर होगा। आप जानते हो, ऐसे याद रखो, लाइट की डायरेक्शन में शिफ्ट होता है हमेशा इमेज। देखो लाइट इधर से निकल रही है तो इमेज इधर शिफ्ट हुआ, लाइट इधर से आ रही है तो इमेज उधर ही शिफ्ट हुआ। एक लाइन में आप ऐसे याद रख सकते हो कि इमेज जो है वो शिफ्ट होगा, ऑब्जेक्ट का इमेज शिफ्ट होगा इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। अब आप देख लो ऑब्जेक्ट से लाइट किधर जा रही है, ठीक है, जैसे यहाँ से ऑब्जेक्ट से लाइट स्लैब से पास कर रही है, लाइट इधर जा रही है, इमेज उधर शिफ्ट होगा। यहाँ लाइट इधर से इधर जा रही है, इमेज उधर ही शिफ्ट होगा। आप ऐसे बोल सकते हो ना सिंपल, कि जो शिफ्ट होगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट होगा। तो आप यहाँ पर ये जो नॉर्मल शिफ्ट होगा बेटा, ये नॉर्मल शिफ्ट ये भी आपको लिखना है टी ब्रैकेट में 1 माइनस 1/μ। सिंपल कहानी, आई बात समझ में। तो ये बहुत आसान है, ये दोनों केसेस आपको आने चाहिए ढंग से बेटा, है ना। क्या याद रखना है कि जो ऑब्जेक्ट का इमेज शिफ्ट होगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, लिखो। घबराना नहीं, चलो भाई मिटाया जाए ईमानदारी से, चलो भाई मिटाया जाए ईमानदारी से।
बेटा बेटा जल्दी लिखना प्लीज़। मिटाओ, चलो मिटाता हूँ, ठीक है। चलो बेटा यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दो, देखो ध्यान से समझो, है ना बेटा, ध्यान से समझो। देखिए यहाँ पर बेटा अब जैसे समझो, अगर मान लो एक से ज़्यादा स्लैब हो बेटा, जैसे ये स्लैब है और ये स्लैब है। अब यहाँ पर बेटा देखिए ध्यान से, दो स्लैब है या तीन स्लैब है। पहले स्लैब का थिकनेस है T1, रिफ्रैक्ट इंडेक्स μ1। इस स्लैब का थिकनेस है T2, रिफ्रैक्ट इंडेक्स μ2, ठीक है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा, चलो भाई ऑब्जेक्ट रखा, तो ऊपर से देखने पर इमेज कहाँ दिखाई देगा, इस प्रकार के सवाल आते हैं। तो ऑब्जेक्ट से लाइट निकलेगी, सरफेस के परपेंडिकुलरली गिर रही है, बिना डेविएट हुए निकल जाएगी सामने, ठीक है। फिर यहाँ भी सरफेस के परपेंडिकुलर बिना डेविएट हुए सामने निकल जाएगी। बोलो क्लियर। उसके बाद बेटा यहाँ लाइट इस पर गिरी, ये लाइट इस सरफेस पर गिरी, सरफेस दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, मान लो ये रेयर है थोड़ा, तो लाइट बाहर की तरफ, और फिर यहाँ से एयर में गया, फाइनल इमेज कहीं यहाँ बन रहा है बेटा। तो ये ध्यान दीजिए, फाइनल इमेज जो यहाँ बन रहा है तो इस सरफेस से कितना गहराई में बनेगा, ऊपर से हम देख रहे हैं तो जो सरफेस है नियरेस्ट मेरी आंखों के नज़दीक ये सरफेस, उससे कितना गहराई में है। तो देखिए बेटा हम क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो हम लोग बेटा इसको फर्स्ट सरफेस मानेंगे, इसको सेकंड सरफेस। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ देखेंगे, जब जब रिफ्रैक्शन होगा तब तक ऑब्जेक्ट का इमेज कहीं और बनेगा। देखिए पहले यहाँ देखिए, ये रिफ्रैक्शन हुआ, बिल्कुल आराम से सुनना बेटा, ये लाइट यहाँ पर रिफ्रैक्ट हुई, इमेज यहाँ बनाएगा, है ना। तो पहले तो इस सरफेस से रिफ्रैक्शन हुआ, बिल्कुल फर्स्ट सरफेस को देखो, कंसीडर द फर्स्ट सरफेस, पहले फर्स्ट सरफेस को देखो, कंसीडर द फर्स्ट सरफेस। एकदम बहुत आराम से सुनो बेटा, बहुत अच्छे से सीख जाओगे, ये बहुत ही सिंपल है, ये बहुत ही सिंपल है, बस आप सुन लो। देखिए फर्स्ट सरफेस को देखो बेटा, लाइट यहाँ से चली, रिफ्रैक्शन हुई, प्लेन सरफेस से वन रिफ्रैक्शन। इस सरफेस के लिए जो रियल डेप्थ है ऑब्जेक्ट का वो T1 है, दिखाई दे रहा है, ओके। इस सरफेस से एपरेंट डेप्थ ये H1 है, ठीक है। अभी थोड़ी देर के लिए ये जो इमेज बन रहा है उसे H1 डेप्थ पे मान ले रहे हैं, ये इमेज I1, ठीक है। घबराना नहीं, बिल्कुल मत घबराना, ये I1 है, H1 डेप्थ। यहाँ पर बेटा एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला लगाओ, प्लेन सरफेस से एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला, H एपरेंट फॉर्मूला लिख रहा हूँ पहले, क्या था बेटा, μ2/μ1 इंटू H रियल। चलिए वैल्यू पुट करिए इसमें, H एपरेंट इज H1, ठीक है। μ2 सेकेंड मीडियम, रिफ्रैक्शन के बाद लाइट जिस मीडियम में ट्रेवल करता है सेकेंड मीडियम μ2 ही है, चलो अच्छा है। फर्स्ट मीडियम इंसिडेंट रे फर्स्ट मीडियम μ1 है, और रियल डेप्थ, तो रियल डेप्थ यहाँ से ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, T1 डेप्थ नीचे देखो T1 है ये, तो T1 लिखेंगे, चलो भाई अच्छी बात है। तो H1 की वैल्यू आगे बेटा। नाउ कंसीडर द फर्स्ट सरफेस, ना सेकेंड सरफेस, नाउ कंसीडर द सेकेंड सरफेस। अब बेटा हम सेकेंड सरफेस, लिखना नहीं पीछे पीछे, आपकी आदत क्या है, आप पीछे पीछे लिख लेते हैं बड़े आराम से, आप तो लिखने में माहिर हैं, आप तो बस आपको लिखने का मौका चाहिए, फिर तो आप ध्यान दो, फिर तो आप टूट पड़ोगे, आपको तो बस लिखना है, बस बोर्ड पे जैसे ही लिखा, जैसे ही मैंने लिखा बस आप पीछे पीछे लिखना शुरू, है ना। समझना बूझना तो पूरी ज़िंदगी है ही भाई। बैल ध्यान दो, अब यहाँ से लाइट जो चल रही है वो इस सरफेस पे गिरेगी तो जानते हो बेटा इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम I1 करता है। ऑब्जेक्ट का काम I1 क्यों करेगा, क्योंकि इस सरफेस पे जो लाइट आ रही है, ये लाइट आ रही है ना बेटा, इस सरफेस पे ये लाइट गिर रही है ना, ये लाइट कहाँ से आती है, अपीयर हो रही है I1 से। तो इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा, O या I1, जल्दी बोलो, इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा, O या I1, तो आंसर है I1, है ना। I1 ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। और फिर रिफ्रैक्शन के बाद फाइनल इमेज यहाँ बन रहा है, और मुझे H एपरेंट सॉल्व करना है, H एपरेंट सॉल्व करना है। तो H एपरेंट बराबर μ2/μ1। बताओ यहाँ से रिफ्रैक्शन, इस पर देखो बस, इसको मत देखो, इसका काम हो गया, इसको देखो। रिफ्रैक्शन लाइट सेकेंड मीडियम मतलब रिफ्रैक्शन के बाद लाइट एयर में ट्रेवल हो रहा है तो 1, फिर
फर्स्ट मीडियम यानी लाइट इंसिडेंट रे जिस मीडियम में ट्रेवल हो रहा है, इस सरफेस पे गिरने वाला इंसिडेंट रे कौन से मीडियम में ट्रेवल हो रहा है, सेकेंड, यानी μ2 है। तो μ2 इंटू रियल डेप्थ, इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा, I1O कौन है ऑब्जेक्ट इसके लिए, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट है I1, क्योंकि ये जो लाइट आ रही है वो यहाँ से आती हुई अपीयर हो रही है। यहाँ से डेप्थ कितनी होगी, तो T2 प्लस H1, देखो T2 ये स्लैब की थिकनेस प्लस H1, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा निकल जाएगा, तो T2 प्लस H1, T2 प्लस H1, और H1 की वैल्यू पुट करो, μ2 को डिवाइड करो नीचे 1/μ2, और H1 की वैल्यू कितना है बेटा, फर्स्ट इक्वेशन में देखो μ2 बाई μ1 इंटू T1, μ2 से μ2 कैंसिल, H एपरेंट की वैल्यू हमारे पास आ गया T1/μ1 प्लस T2/μ2। अरे तो बहुत इजी है भाई, अरे तो बहुत इजी है, अरे तो बहुत इजी है। अच्छा अरे सर एक स्लैब से तो एपरेंट डेप्थ T/μ पढ़ा ही था, अच्छा दो स्लैब है तो एपरेंट डेप्थ होगा T1/μ1 प्लस T2/μ2। अरे तीन स्लैब हो, n स्लैब हो, मैंने बोला n स्लैब है, फॉर n स्लैब्स बोलो क्या लिखेंगे H एपरेंट का वैल्यू, H एपरेंट हो जाएगा T1/μ1 प्लस T2/μ2 प्लस डॉट 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 प्लस Tn/μn। अरे ये तो बहुत ही इजी है भाई, ये तो बहुत ही इजी है, पहुँचो, डरना नहीं, घबराना नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ घबराना नहीं, फॉर्मूला याद रखो, ठीक है, पहुँचो, बिल्कुल डरना नहीं। जल्दी जल्दी लिखना बेटा, हाथ जल्दी जल्दी चलाएं। हो गया, थोड़ा जल्दी जल्दी, हाथ को हम लोग जल्दी जल्दी चलाते हैं, बड़ा ही खतरनाक होगा, लेकिन रहा देखा जाए तो बहुत इजी है। लाओ भाई लाओ, हो गया, चलो मिटाया जाए, अब मिटा दूं बेटा, चलो मिटाते हैं ना। अब यहां पर बेटा कुल मिलाकर के है ना, सुनो ध्यान से, देखो ध्यान से, बिल्कुल आराम से सुनना बच्चों, बिल्कुल आराम से सुनना। अब यहां पर बेटा आपने ये पढ़ा कि अगर कभी भी ये स्लैब दे, अब आपने क्या पढ़ा बेटा, सीधा सीधा याद रखना, अगर ये स्लैब दे, बोले ये T1 है थिकनेस, रिफ्रैक्ट इंडेक्स μ1, इसकी स्लैब की थिकनेस है T2, रिफ्रैक्ट इंडेक्स μ2, अगर मैं बोलूँ ये ऑब्जेक्ट है इमेज,
तो आपको बोलना है सर देखो पहले तो लाइट ऐसे निकला, ठीक है, सीधा निकल गया, लाइट ऐसे आया, मान लो ऐसे ऐसे, फाइनल इमेज मान लो यहाँ बना, बोला एपरेंट डेप्थ बताओ, बोलेंगे सर बहुत आसान है, एच एपरेंट कितना बच्चों जल्दी बताओ। तो एच एपरेंट का फॉर्मूला कैसे याद रखना है, दो स्लैब है तो ऊपर से एच एपरेंट है, ऊपर से देखने पे जो डेप्थ नज़र आएगी T1/μ1 प्लस T2/μ2, 3 स्लैब रहेगा तो 3 तक लिखेंगे, 4 स्लैब रहेगा तो 4 तक लिखेंगे। बोलो क्लियर। अच्छा ये तो पढ़ लिया बेटा। अगर इसमें मुझे नॉर्मल शिफ्ट पूछे, क्या पूछे बेटा कि भैया नॉर्मल शिफ्ट बताओ कितना होगा, नॉर्मल शिफ्ट बताओ कितना होगा। चलो नॉर्मल शिफ्ट बताते हैं, ठीक है बेटा, चलो नॉर्मल शिफ्ट बताते हैं। नॉर्मल शिफ्ट कितना होगा भाई, तो सोचो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, फाइनल इमेज यहाँ पर, तो दिस इज़ द नॉर्मल शिफ्ट, दिस इज़ द नॉर्मल शिफ्ट। बोलो क्लियर, गलत बोल रहा हूँ क्या, दिस इज़ द नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट कितना होगा, पूरे में से एच एपरेंट घटा दो, यानी नॉर्मल शिफ्ट का मतलब हुआ T1 प्लस T2, पूरा ये डेप्थ हुआ बेटा यहाँ से यहाँ तक, में से इतना घटा देंगे तो नॉर्मल शिफ्ट, इतना माइनस करेंगे तो ये निकल जाएगा, है ना, यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। तो माइनस एच एपरेंट, और एच एपरेंट की वैल्यू मेरे पास ये है, वैल्यू पुट कर लेते हैं, T1 प्लस T2 माइनस T1/μ1 प्लस T2/μ2, और बेटा ब्रैकेट खोल लेंगे, ये T1 और ये T1 कॉमन हो जाएगा, तो नॉर्मल शिफ्ट होगा T1 ब्रैकेट में 1 माइनस 1/μ1 प्लस T2 ब्रैकेट में 1 माइनस 1/μ2। अरे ये तो बहुत आसान है भाई, यानी जैसे एच एपरेंट के लिए हर स्लैब से एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला ऐड करते चले जाओ, और उसी तरह नॉर्मल शिफ्ट इस स्लैब, पहले स्लैब से शिफ्ट प्लस दूसरे स्लैब से शिफ्ट, इसका मतलब शिफ्ट को ऐड करते जाओ, हर स्लैब से जितना शिफ्ट होता है सबको ऐड करो, वी हैव द नॉर्मल शिफ्ट, वी हैव द नॉर्मल शिफ्ट। लिख लो भाई, लिख लो, चलो जल्दी लिखो बेटा, जल्दी लिखो। जल्दी बेटा, तो नॉर्मल शिफ्ट हमारे पास आ गया, जो कि बहुत ही सिंपल है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, मिटा दूं, जल्दी लिखो, आधे मिनट का टाइम दे रहा हूं बस, जल्दी लिखो, जल्दी। चलो मिटा दे, ठीक है भाई, ये तो हमने सीख लिया बेटा, है ना, बहुत ही सिंपल है, ठीक है, ये बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है ना बेटा, जोर से बोलो, बहुत ही इजी है। अब हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग पहले क्वेश्चन करते हैं, हम लोग पहले क्वेश्चन करते हैं, जो पढ़ा उस पर सवाल कर लेते पहले, है ना। चलिए पहला सवाल देखिए बेटा, अब डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा क्वेश्चन करेंगे ना तो समझ में आएगा कि कैसे बनता है क्वेश्चन, ठीक है बेटा। चलिए अगर मैं आपसे कहूँ कि बताइए एक बीकर है और उसमें पानी भरा है बेटा, ठीक है, घबराने का नहीं, पहली बात तो घबराने का नहीं। मान लो 4 सेंटीमीटर तक पानी भरा हुआ है, तो बताइए यहाँ पर अगर एक ऑब्जेक्ट या बॉटम पर एक पॉइंट बना दें, ऊपर से देखने पर ये कहाँ दिखाई देगा, और ये वाटर है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 4/3, तो ऊपर से देखने पर हमें फाइंड
एपरेंट डेप्थ बताना है, हमें एपरेंट डेप्थ बताना है, तो आप आधे मिनट में इसे जल्दी से सॉल्व करके बताइए। ऊपर से देखने पर एपरेंट डेप्थ कितना नजर आएगा? जल्दी जल्दी, हो गया? आधे मिनट का टाइम है बेटा, फटाफट करना। वाटर का रिफ्रैक्टेड इंडेक्स 4/3 है, मैंने बताया हुआ है। कर लिया? मैं रुक रहा हूं बड़े ही शांति से। तो देखिए, दरअसल क्या बेटा, अगर कुछ नहीं बोलता है तो इसका मतलब आई कहाँ समझेंगे? आई समझेंगे वेरी क्लोज टू द अनडेविएटेड रे, ठीक है। और उसी केस में तो एच एपरेंट का फॉर्मूला लगाना है, और एच एपरेंट का फॉर्मूला कितना होगा? एच एपरेंट का फॉर्मूला होगा μ2/μ1 इंटू एच रियल, ठीक है, μ2/μ1 इंटू एच रियल। अब बेटा बताओ, μ2 लाइट रिफ्रैक्शन के बाद बाहर जाएगी तो 1, μ1 यानी जिस मीडियम में इंसिडेंट रे ट्रेवल हो रही, सरफेस पे गिरना इंसिडेंट रे, वाटर में ट्रेवल हो रहा है, वाटर का 4/3, और रियल डेप्थ इस सरफेस से, हमेशा डेप्थ एपरेंट डेप्थ रियल डेप्थ बेटा सरफेस से बताते हैं, जहाँ पर रिफ्रैक्शन देख रहे हैं वहाँ से इतना गहराई में है 4 से 4 कैंसिल, एच एपरेंट होगा 3 सेंटीमीटर। देख रहे हैं कितना आसान सा सवाल था। ऊपर से देखेंगे तो मात्र 3 सेंटीमीटर की गहराई नज़र आएगी, जो कि अत्यंत ही आसान है, बहुत ही आसान है, ठीक है। पहुँचो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, डोंट बी घबराना। डोंट बी घबराना। चलो मिलके मिटाएं, मिलके मिटाएं। चलो भाई, बहुत इजी सवाल था। अगला सवाल बनाएं। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आने लगेगा, ठीक है, धीरे धीरे सब आने लगेगा। चलो मिटाते हैं बेटा, ठीक है, चलो मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, सेकंड नंबर क्वेश्चन। मान लो एक स्लैब है, ग्लास स्लैब है, यहाँ पर बेटा एक एयर बबल है, स्लैब में एयर बबल है, O is a एयर बबल, O is a एयर बबल, ठीक। इस स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2, ठीक है। जब हम इधर से देखते हैं, यानी फर्स्ट आई, कौन सा आई? फर्स्ट आई, और इधर से देखते हैं कौन सा आई? सेकेंड आई। फॉर फर्स्ट आई एयर बबल appears at a distance of 3 centimeter inside the glass slab, whereas for second eye it appears at a distance of, घबराना नहीं, at a distance of 6 centimeter. Find the thickness of glass slab. Find the thickness of glass slab. ग्लास स्लैब की थिकनेस बतानी है। Find the thickness of glass slab. ये हमारे पास क्वेश्चन है। इस सवाल का जवाब हमें देना है। आपको मैंने 1 मिनट का टाइम दिया। यूज़ योर अनयूज्ड माइंड, अपनी बुद्धि खूब लगाओ, जितनी खोपड़ी लगा सकते हो लगा लो। चलो
जल्दी बनाओ। यूज योर अनयूज्ड खोपड़ी। ग्लास स्लैब की थिकनेस, ग्लास स्लैब की थिकनेस, जल्दी। बताओ बेटा बताओ। एक मिनट का वक्त दिया है, 1 मिनट होने को है, जल्दी से बनाना पड़ेगा। कुछ बच्चे शायद अटैम्प्ट ले रहे होंगे, जो अटैम्प्ट ले रहे होंगे वही कुछ कर पाएंगे, जो बैलों की तरह देख के लेट गए होंगे वो नहीं कर पाएंगे। मैंने वक्त दिया है ताकि आप अटैम्प्ट कर सकें, तो अटैम्प्ट करिए, क्वेश्चन पढ़िए, कुछ सोचिए। एच एपरेंट का ही फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि प्लेन सरफेस है। अब अपनी बुद्धि लगाइए। तो बता दूं, चलो अब आपने बनाया, बड़ी मेहनत से बनाया, आपने ट्राई करा, आया नहीं आया, चलो चेक करते हैं। तो देखना बेटा कैसे बनेगा, सब लोग ध्यान देना। सॉल्यूशन देखो बेटा, फॉर फर्स्ट आई, पहले के लिए, फॉर फर्स्ट आई, फर्स्ट आई की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है बेटा, फर्स्ट आई। तो देखिए ऑब्जर्वर ये है, प्लेन सरफेस है, लाइट ऐसे निकलेगा, बाहर जाएगा, ठीक है बेटा। प्लेन सरफेस है, जैसे एपरेंट डेप्थ होता है, एपरेंट हाइट होता है, यहाँ एपरेंट डिस्टेंस समझ लो। एच एपरेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, एच एपरेंट होता है μ2/μ1 इंटू एच आर। अब बेटा एच एपरेंट यहाँ से देखने पर मुझे कितनी गहराई में दिख रहा है बेटा, देखो, फॉर फर्स्ट आई एयर बबल एपियर्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर इनसाइड द ग्लास। इधर से देखने पर मुझे 3 सेंटीमीटर अंदर दिखाई देता है, यानी ऑब्जर्वर को दिखाई दे रहा है, और जो ऑब्जर्वर को दिखाई देता है उसे एपरेंट बोलते हैं ना बेटा। जो ऑब्जर्वर हाइट डेप्थ डिस्टेंस देखता है उसे एपरेंट बोलते हैं कि मुझे एपियर हो रहा है। तो एच एपरेंट, जरा सर ऑब्जर्वर के लिए एच एपरेंट यहाँ पर 3 दिया है, ओके सर। μ2 लाइट रिफ्रैक्शन के बाद बाहर जाएगा तो 1 होगा। μ1 फर्स्ट मीडियम, ये 3/2 है, 3/2 करेंगे, 2 पर आ गया। रियल मुझे नहीं पता, ये डिस्टेंस मैंने मान लिया, सपोज दैट ये डिस्टेंस मैंने मान लिया x1, तो मैंने x1 मान लिया। तो x1 की वैल्यू होगी 3 3 जा 9/2, 9/2 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर, कैसे मैंने x1 निकाल लिया। अब सेकेंड आई के लिए बात करेंगे। फॉर सेकेंड आई बेटा बहुत आसान, फॉर सेकेंड आई के लिए बात करेंगे। एच एपरेंट फॉर्मूला, एच एपरेंट μ2/μ1 इंटू एच आर। सेकेंड आई के लिए एच एपरेंट क्या है, वेयर फॉर सेकेंड आई इट एपियर्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर। इधर से 6 सेंटीमीटर पर दिख रहा है, किसको, आई को, और जो ऑब्जर्वर को दिखाई देता है वो एच एपरेंट होता है। तो एच एपरेंट 6 है। μ2 सेकेंड मीडियम बाहर गया, लाइट देखो ऑब्जेक्ट से लाइट इधर भी निकलेगी, यहाँ से लाइट निकल के सेकेंड आई तक जाएगी तभी तो बोलेंगे। तो लाइट बाहर निकल गई, इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन लाइट बाहर जा रही है, एयर का 1 हो गया, अपॉन फर्स्ट मीडियम 3/2 इंटू रियल। ये मैंने मान लिया कि यहाँ से जो रियल डेप्थ है, देखिए डिस्टेंस कहाँ से मेजर करती है, ये सरफेस से जहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है, वहीं से डेप्थ, वहीं से डिस्टेंस, वहीं से हाइट। ये x2 मैंने माना, तो x2 देखिए 2 3 जा 6, x2 की वैल्यू आया 3 3 जा 9 सेंटीमीटर। और इस तरह से बेटा सो थिकनेस जो होगा स्लैब का वो x1 प्लस x2 होगा। x1 की वैल्यू 9/2 का मतलब 4.5 और x2 का वैल्यू 9, 13.5 सेंटीमीटर इज़ द आंसर। ये हमारे पास है। तो कितना आसान से, बहुत आराम से इसे बनाया, समझाया, इतनी आराम ईमानदारी से, ठीक है। चलो लिखो जल्दी इसका सलूशन। जल्दी भैया जल्दी, जल्दी भैया जल्दी।
जल्दी भैया जल्दी, जल्दी भैया जल्दी। हो गया क्या? सॉल्यूशन बहुत इजी नहीं था? आप खामाखा घबरा रहे थे बेटा, आप खामाखा घबरा रहे थे। चलो पहुँचो, लिखो जल्दी। आओ मिलके मिटाएं, आओ मिलकर मिटाएं, डोंट घबराना। चलो मिटाते हैं, चलो मिटाते हैं। अगला सवाल देखो, धीरे धीरे कुछ चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि हम जितना सोचते हैं उतना टफ होता नहीं है, ये चीज़ें बहुत आसान है। चलो देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो देखो, देखो ध्यान देना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मान लो बेटा मेरे से क्वेश्चन ये कहेगा कि मान लीजिए ये एक मतलब वाटर है, ये सरफेस है, ऊपर एयर है, ठीक है बेटा। मान लीजिए यहाँ पर बेटा बर्ड है, द बर्ड, और ये मान लीजिए फिश है, ठीक है, ये फिश है, ठीक। अब आपसे कहेगा कि बर्ड इज मूविंग डाउनवर्ड, ठीक है, बर्ड नीचे की तरफ आ रही है, मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड से, एंड फिश इज मूविंग अपवर्ड, मान लीजिए 4 मीटर पर सेकेंड से, ठीक। क्लियर हो गया? अच्छा, तो कहता है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 4/3 है, ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे कहेगा बेटा, फाइंड 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 वेलोसिटी, फाइंड द पहला वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश, फिश के रिस्पेक्ट में। दूसरा वेलोसिटी ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू बर्ड। इस तरह का क्वेश्चन मिलता है और हम ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे ध्यान देते हैं। तो मैं बताऊं, बता दूं ना? चलो तो फाइंड करते हैं। एक बना के दिखाता हूं, दूसरा आप बनाना पहले, ठीक है? एक बना के दिखाता हूं पहले, ठीक। चलिए, तो सोल्यूशन ए, देखिए पहले का सोल्यूशन मैं दे रहा हूं, ठीक है बेटा। एक बना के दिखाऊंगा तो फिर दूसरा आप अटेम्प्ट करना, ठीक है। अब कह रहा बेटा वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश, विद रिस्पेक्ट टू फिश, फिश के रिस्पेक्ट में। देखने वाला फिश है, देखने वाला कौन है? फिश, ये देखेगा, ओके। तो ऑब्जर्वर कौन है बेटा? फिश। तो पहले ऐसे लिख लेते हैं, ऑब्जर्वर कौन है? तो हमारा है फिश। और ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पर? जल्दी बताओ, बर्ड। ये पहले हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए, कौन देख रहा है। साफ साफ लिखा है वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश, फिश के रिस्पेक्ट में इसमें कितनी वेलोसिटी दिखाई देगी। ये तो बेटा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, पानी के सरफेस के रिस्पेक्ट में है, ठीक। तो फिश के रिस्पेक्ट में बर्ड में वेलोसिटी। देखने वाला कौन? ऑब्जर्वर ही है। लाइट यहाँ तक आनी चाहिए, जो देखेगा उस तक लाइट आती है ना। हाँ देखिए, पहले आराम से समझा, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट से निकल के लाइट ऑब्जर्वर तक आएगी। लाइट ऐसे चलेगी, ऐसे आएगी, ठीक है बेटा। चलिए एक काम करते हैं, इस हाइट को सपोज दैट x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं। बोलिए समझ में आया? चलिए पहली बात तो बेटा, फिश को क्या बर्ड एपरेंट, ये जो x हाइट है क्या x हाइट पर दिखाई देता है फिश को? तो नहीं सर, हमने आपको एपरेंट हाइट पढ़ाया था, है ना। ऑब्जर्वर यहाँ है, अगर ऑब्जर्वर यहाँ है तो फिश कितनी ऊंचाई पर सॉरी, अगर फिश यहाँ पर है तो बर्ड कितनी ऊंचाई पर दिखाई देगा। याद करिए, टॉपिक मैंने ऐसे नहीं पढ़ाया था। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है h हाइट पर और लाइट ऐसे जाती है ऑब्जर्वर की आंखों में, तो एपरेंट डेप्थ कहीं यहाँ नज़र आता और ऊंचाई पर नज़र आता। h एपरेंट का फॉर्मूला पढ़ाया था ना, वही तो है यहाँ पर। तो यहाँ पर बेटा सिंपल सी बात है, पहले बोलेंगे
एपरेंट डेप्थ एपरेंट हाइट सरफेस से मेजर करते हैं। रियल हाइट एक्स है, कितना फिश को हाइट दिखाई देगी बर्ड की वो निकालें। तो एच एपरेंट का फॉर्मूला होता है μ2/μ1। तो लाइट यहाँ से निकल के ऑब्जेक्ट से निकल के वाटर में जा रही है, तो μ2 कौन हो बेटा? रिफ्रैक्शन के बाद लाइट जिस मीडियम में ट्रेवल हो रही है 4/3, ठीक है, अपॉन 1 इंटू रियल इज x। बोलो क्लियर? ये हुआ x। तो अब देखो बेटा, बिल्कुल आराम से सुनना। पहली बात तो ये फिश को ये बर्ड x हाइट पर नहीं दिखाई देगी बल्कि 4x/3 हाइट पर दिखाई देगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस, बोलो क्लियर? यहाँ तक समझ में आ रहा है? ओके, बोलो जल्दी। ओके, अब यहाँ पर बेटा मुझसे कह रहा है फिश के रिस्पेक्ट में बर्ड में वेलोसिटी। फिश और बर्ड की इमेज में जो डिस्टेंस है वो निकालो बेटा। देखो यहाँ पर बना रहा हूँ, ये फिश है और फिश को लग रहा है कि बर्ड यहाँ पर है। बर्ड कितनी हाइट पर है? 4x/3 हाइट पर। और फिश कितनी गहराई पर है? y। तो फिश को लगेगा बर्ड मेरे से इतनी दूर पर है, वो s मान लो, जो कि लगेगा y + 4x/3। पहले मैं ये देखूंगा कि मेरे से कितना दूर है बर्ड, तो मेरे से बर्ड इतनी दूर पर, क्या एक्चुअली में x + y है? नो, फिश को लगेगा बर्ड ऊंचाई पर है, 4x/3 हाइट पर है। बर्ड कहीं यहाँ है, ऊपर है, कहीं यहाँ है, तो 4x/3 + y बर्ड को लगेगा मेरे से इतनी दूर पर है। तो अब वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश निकाला, तो इसे डिफ्रेंशिएट कर दो, क्योंकि ये डिस्टेंस जितने रेट से डिक्रीज करेगा वही होगा रिलेटिव वेलोसिटी। जैसे मैं हूँ और ये मेरा हाथ है, मेरे को लग रहा है मेरा हाथ इतनी दूर पर है। अब मेरे और हाथ के बीच में जो डिस्टेंस है वो जितने रेट से कम या ज़्यादा होगा मेरे को उतना ही वेलोसिटी दिखाई देगा, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी दिखाई देगा। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो dy/dt है ना, dy/dt प्लस 4/3 इंटू dx/dt। और बेटा बताओ, ds/dt इज द वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश है। dy/dt बताओ कितना है? देखो, जितना तेजी से फिश ऊपर चलेगी y उतनी तेजी से घटेगा, 4 है, प्लस 4/3 dx/dt। बर्ड जितना तेजी से नीचे आएगी x उतना ही तेज, सब घट रहा है, x भी घट रहा है, y भी घट रहा है। इसलिए हमें लगेगा कि ये सेपरेशन जो है, फिश को लगेगा बर्ड मेरी तरफ आ रहा है और कितनी तेजी से आ रहा है, यही वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश है। और ये dx/dt इज 5, तो ये आ जाएगा 4 + 20/3, यानी कि 3 × 4 = 12, 32/3 मीटर पर सेकेंड होगा। बड़ा ही विचित्र सवाल था, बड़ा ही विचित्र सवाल है सर, ये क्या बनवा दिया आपने, तो ये तो कुछ ज़्यादा हो गया। पहले समझो बेटा, समझो इसे, ठीक से देखो, ठीक से देखो। एच एपरेंट क्यों लगाया? ताकि मुझे तो लगे ना कि मेरे से कितनी दूर है। तो पहले बर्ड की इमेज की हाइट निकाला, फिर फिश से उसकी डिस्टेंस देखा, s = y + 4x/3। पहले एच एपरेंट निकाला 4x/3, ताकि सरफेस से, पानी के सरफेस से, ये वाला जो सरफेस है इससे कितना ऊपर बर्ड बनेगा। एक्चुअल में बर्ड यहाँ नहीं, यहाँ दिखाई देगा, तो वो 4x/3, देखो मैंने यहाँ डायग्राम बनाया, 4x/3 पर दिखाई दे, तो फिश से कितनी दूरी लगेगी? y + 4x/3, उसे s लिख दिया। अब ये s है बेटा, ये डिक्रीज हो रहा है, जितने रेट से ये दोनों के बीच का सेपरेशन डिक्रीज होगा वही तो रिलेटिव वेलोसिटी होगी। तो रिलेटिव वेलोसिटी ds/dt ये निकालनी है। टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, y का dy/dt, 4/3 कांस्टेंट टर्म है, x का dx/dt। सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। जल्दी लिखो, घबराना नहीं बेटा, जो डर गया समझो घर गया, डरने का नहीं, डरने का नहीं। कुछ तुम बोलो, कुछ तुम बोले और ढोलना। जल्दी प्यारे उल्लू, जल्दी। चलो चलो भाई,
हाँ भाई, बड़ा खतरनाक था नहीं? आप तो डर गए होगे, बिल्कुल रायता फैला लिया है, भगवान अब क्या हो गया, बचाओ बचाओ। चलो लिखो, दूसरा सवाल फिर बनाता हो तो दूसरे सवाल में थोड़ा और पिक्चर क्लियर हो शायद। इसको एक बार रिवाइज जरूर करना बच्चों। हालांकि मेरी गलतफहमी रहती है कि आप पढ़ते हो, लेकिन वैसा मैं मान लेता हूँ, अजम्पशन कर लेता हूँ कि आप घर पे इसको एक बार दोबारा पढ़ेंगे। ठीक है, अगर करते हैं ऐसा तो आपकी बड़े फ़ायदे की चीज़ हो गई है। चलो मिटाऊँ, जल्दी जल्दी हाथ तो चलाओ, जल्दी। अब मेरे को बताना है वेलोसिटी ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू बर्ड। ओ माय गॉड, विद रिस्पेक्ट टू बर्ड, देखने वाला है बर्ड। ओए, बर्ड देखने वाला है तो ऑब्जेक्ट ये बन गया फिश। अच्छा देखो बेटा, सेकंड क्वेश्चन बना रहा हूं। देखो बेटा, सेकंड क्वेश्चन बना रहा हूं। ऑब्जर्वर अब की बार कौन है? वेलोसिटी ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू बर्ड। अच्छा, बर्ड के रिस्पेक्ट में देखने वाला है बर्ड और ऑब्जेक्ट कौन है? फिश। अच्छा, ऑब्जेक्ट से लाइट निकल के ऑब्जर्वर में जाएगी। अब की बार ऑब्जेक्ट कौन है बेटा? फिश। फिश से लाइट निकल, लाइट की चलने की डायरेक्शन ये सोचेंगे और लाइट इधर बर्ड में जाएगी। ओके, तो क्या इस बर्ड को फिश उतनी गहराई में दिखाई देगी? नो सर, फिश कहीं ऊपर दिखाई देगी। तो एच एपरेंट निकालेंगे पहले। एच एपरेंट म्यू टू का मतलब रिफ्रैक्शन, लाइट बाहर निकल रही है तो 1/4/3 इंटू रियल, यहाँ से गहराई रियल y है। एच एपरेंट तो 3y/4 लगेगा, इस पक्षी को लगेगा, इस बर्ड को लगेगा। अब ये बर्ड को लगेगा, अबे ये फिश y गहराई में नहीं बल्कि 3y/4 गहराई में। ओके, 3y/4 गहराई में है तो बर्ड और फिश के बीच का डिस्टेंस निकालो। मतलब आपको ऐसा लगेगा बेटा, ये बर्ड है जो कि x हाइट पर है और ये फिश है जो कि 3y/4 हाइट डेप्थ में है। तो बर्ड और फिश के बीच का डिस्टेंस लिख लो, s बराबर x प्लस 3y/4। बर्ड को लगेगा फिश मेरे से इतनी दूरी पर है। रिलेटिव वेलोसिटी के लिए यही डिस्टेंस, जो आपस का सेपरेशन होता है ना, बर्ड और फिश के बीच का सेपरेशन होता है, वो कितनी तेज़ी से घट रहा है या बढ़ रहा है, वही तो रिलेटिव वेलोसिटी है। तो ds/dt टाइम के रिस्पेक्ट में ये हो गया dx/dt, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 3/4 ऐसे ही रहेगा, dy/dt। ओके, ds/dt को वेलोसिटी ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू बर्ड है। dx/dt यानी x में चेंज, रेट ऑफ चेंज तो 5 है, 5 प्लस 3/4 इंटू 4, इसका तो 4 है, 8 मीटर पर सेकेंड। अरे भाई, बर्ड को लगेगा फिश मेरी तरफ 8 मीटर पर सेकेंड से आ रही है। कहानी बहुत सिंपल है बेटा, कहानी बहुत ही सिंपल है, आसान है, बस आपका डर है जो आपको परेशान कर रहा है। लिखो जल्दी। प्यारे बच्चों जल्दी, प्यारे बच्चों जल्दी। मिटाएं। चलो भाई, चलो भाई। तो मैंने अभी थोड़े बहुत सवाल कराए जिससे कुछ तो सीखने को मिला होगा, ऐसा मान लें, मिला ही होगा। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, देखो बेटा, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसको समझना। लेटरल शिफ्ट, क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? लेटरल शिफ्ट कह लो या लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट ये क्या चीज़ है, इसे समझना ध्यान से। दरअसल क्या होता है बेटा कि मान लो ये जो है स्लैब है, ग्लास स्लैब है, आराम से समझना, ये ग्लास स्लैब है ना, ये सरफेस और ये सरफेस आपस में पैरेलल है। ओके,
लाइट ऐसे आ रही है, ये नॉर्मल है, घबराना नहीं। अब लाइट यहाँ पर आ रही है, रेयर टू डेंसर जा रहा है तो टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा, और यहाँ पर फिर नॉर्मल ये है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगा। क्या रिफ्रैक्शन एक बार हुआ? नहीं सर, दो बार हुआ, एक यहाँ और एक यहाँ। हम देख रहे बेटा ये ग्लास स्लैब है, इसमें जो लाइट होगी बेटा वो इस तरफ चली जाती। अगर ये स्लैब नहीं आता तो लाइट के चलने की डायरेक्शन ये थी, लाइट अपना मज़े से ऐसे निकल जाता, उसको स्लैब से कोई मतलब नहीं था। वो तो स्लैब खामा बीच में आ गया, वो तो खामा, जोर से बोलो, वो तो खामा स्लैब बीच में आ गया, वरना इसको क्या मतलब था, इसको क्या मतलब था, ये तो अपना इसी रास्ते से निकल जाता। लेकिन स्लैब में आने, स्लैब के बीच में आने पर लाइट स्लैब से पार होने के बाद देखिए ऐसे जा रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि लाइट के डायरेक्शन के पैरेलल डायरेक्शन में लाइट चल रही है, मतलब बेटा स्लैब से पास होने के बाद लाइट अपने पाथ से डेविएट बिल्कुल नहीं होती है, बल्कि हाँ पैरेलल शिफ्ट हो जाती है, डेविएट नहीं होगी। ये समझना, डेविएट बिल्कुल नहीं हो रही है। हाँ यहाँ डेविएट हो, अंदर की तरफ मुड़ गई, फिर बाहर की तरफ मुड़ गई, जितना अंदर मुड़ी उतना ही बाहर मुड़ गई, और पैरेलल चल रही है। तो बेटा इसे बोलते हैं लेटरल शिफ्ट, यानी स्लैब कभी भी लाइट को कन्वर्ज या डाइवर्ज नहीं कर सकता है। स्लैब, जो भी लाइट रे स्लैब से पास करेगी वो स्लैब क्या करेगा, लाइट रेस को उसके पैरेलल शिफ्ट कर देगा। इसी पैरेलल शिफ्ट को ही लेटरल शिफ्ट कहते हैं। यानी लाइट इस तरफ चल रही थी, स्लैब से पास होने लाइट ऐसे चल रही है, तो ठीक उसके पैरेलल शिफ्ट हो गया। दिस इज द कॉल्ड लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा बच्चों? अब मुझे लेटरल शिफ्ट निकालना है, तो वेरी सिंपल, देखो कैसे निकालेंगे। यही निकालना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, यही डी निकालना है बेटा। ये जो डी है वही डी है ना, यही डी मुझे सॉल्व करना है। चलो एक काम करो, इसका नाम दो, एम पॉइंट पर गिरा, इसको ऐसे खींच लो, एन पी और क्यू इसको ले लो नाम, ठीक है। चलो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, स्लैब के अंदर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ रहे हैं नॉर्मल के साथ। देखो बेटा आप पढ़े लिखे हो, एम एन पी, एम एन पी को देख रहे हो, इन ट्रायंगल एम एन पी, एम एन पी, इस ट्रायंगल को देख रहे हो बच्चों, एम एन पी ट्रायंगल को, एम एन पी राइट एंगल ट्रायंगल है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस अगर स्लैब की थिकनेस टी है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, तो ये बेस दैट इज एम एन जो कि टी के इक्वल है, ये परपेंडिकुलर आर के सामने परपेंडिकुलर, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनियस है। मुझे हाइपोटेनियस मान लो निकालना है, तो पहले कॉस लगाएंगे, यस, तो कॉस आर बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है बेटा, ये थीटा के सामने परपेंडिकुलर, बेस, बेस कितना है टी, तो टी अपॉन, और हाइपोटेनियस ये एम से लेके पी तक, एम पी, ठीक है बेटा। अगर मैं बोलूँ एम पी की वैल्यू निकाल लो तो कितना होगा, ये इधर आएगा, सॉरी एम पी ऊपर जाएगा, कॉस आर नीचे आएगा, टी अपॉन कॉस आर। चलो सर टी अपॉन कॉस आर आ गया, ठीक। अच्छा अब देखो बेटा एम क्यू पी, अब इस ट्रायंगल को देखना, जिस ट्रायंगल को बोल रहा हूँ, एम क्यू पी राइट एंगल ट्रायंगल ये भी है, इन ट्रायंगल एम क्यू पी, इस ट्रायंगल को दिखाई दे रहा है आप लोग को, एम क्यू पी। अच्छा देखो ये आर है, ये आई है, क्या ये पूरा ही आई होगा, ये लाइन वर्टिकली अपोजिट, ये लाइन सीधी जा रही है, ये लाइन सीधी जा रही है, आई, तो क्या ये एंगल आई माइनस आर होगा, सोच के देखो, आई में से आर घटाएंगे, ये एंगल होगा आई माइनस आर। इस ट्रायंगल में बेटा एम क्यू पी ट्रायंगल में थीटा यानी आई माइनस आर के सामने परपेंडिकुलर पी क्यू, ये मुझे निकालना है, बेस और हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस एम पी मुझे मालूम है, उधर से एम पी मालूम है ना, यानी ये साइड मालूम है, ये निकालना और एंगल मालूम है, तो साइन थीटा, देखो थीटा के सामने परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, साइन थीटा, तो साइन आई माइनस आर इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर डी और हाइपोटेनियस एम पी, डी अपॉन एम पी, और क्या एम पी की वैल्यू है टी अपॉन कॉस आर, या एक काम करो डी बराबर लिख लो, डी निकालना है ना, एम पी इधर आएगा बेटा ऊपर, और एम पी की वैल्यू है टी अपॉन कॉस आर इंटू साइन आई माइनस आर। आप बेटा इस फॉर्मूले को ऐसे याद रख सकते हैं, या वन बाई कॉस थीटा टेन थीटा होता है, सॉरी वन अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा होता है, सॉरी, तो टी सेक आर भी बोल सकते हैं, टी सेक आर साइन आई माइनस आर, ये आपका
लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला है। क्या होता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला? देखो मैंने कैसे आया था, टी सेक आर साइन ब्रैकेट में आई माइनस आर। हो गया, पहुंचो, सिंपल कहानी। जल्दी 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 जल्दी। बच्चों जल्दी। हो गया। तो लेटरल शिफ्ट मैंने पढ़ा दिया है बेटा। हो गया। इसके आगे हम पढ़ाएंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आज के लिए यहीं तक बेटा। इसे ठीक से आज जो पढ़ाया रिवाइज करना, डेली डेली रिवाइज करते चलना, ठीक है। 10 मिनट लगेगा, 10 मिनट का टाइम जरूर निकालना। पढ़ा, थोड़ा गैप लिया, फिर जब फुर्सत मिले फिर एक बार उसको 10 मिनट के लिए एक बार रिवीजन कर लेना चाहिए, जिससे दिमाग में भेजे में घुस जाएगा बेटा, ठीक है। बस आज के लिए इधर, थैंक यू।